साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ल्ड जियोग्राफी में लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक जो है बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो मूल हमारी अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ लें, क्योंकि जब हम अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ेंगे तभी जानेंगे ताप मंडलों के निर्धारण और तिथियों के निर्धारण के बारे में। इसलिए समय न गवाते हुए हम लोग आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं किसके बारे में? अक्षांश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम लोग अक्षांश। ध्यान समझिएगा, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के बारे में। अक्षांश क्या होता है हम लोग इसको भी समझेंगे। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए कि ये पृथ्वी है, तो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे आपको। क्या मान लेंगे इसको? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, इसको बोला जाता है क्या? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन, या इसी को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा, या इसी को और क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं मेडिटेरियन लाइन, इसे बोल सकते हैं इक्वेटर, और इसे बोल सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, अब समझना क्या है, जब पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है तो ऊपर का जो भाग है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। ये जो पार्ट बचता है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो भाग है इसे बोलते हैं क्या? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर का भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। 2 भागों में हम लोगों ने क्या किया? धरती को बांट लिया है एक रेखा के माध्यम से। अब समझना क्या है, ये विषुवत रेखा जो है या इक्वेटर जो है, इसी के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। तो विषुवत रेखा के क्षैतिज जो इसके समानांतर हर 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाओं को पूरा ध्रुव तक ड्रा करते चले जाते हैं, इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, या इसी को कह सकते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। समझिएगा, हम कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये रेखाएं ड्रा कर रहे हैं तो इन्हीं को क्या बोला जाएगा? इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे इनको? अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रा करते हैं। ध्यानपूर्वक कहानी को समझते चलिए। ऊपर क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई देगी? ये अक्षांश रेखाएं जो कि विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई ये क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है क्या? अक्षांश रेखाएं। पूरा कहाँ तक? ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विषुवत रेखा के समानांतर क्षैतिज रूप से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो खींची गई रेखाएं होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। तो एक चीज तो क्लियर कर लीजिए कि विषुवत रेखा के समांतर होगी क्या? अक्षांश रेखाएं। और क्या होगी? 1-1 डिग्री के अंतराल पर होगी। विषुवत रेखा के पैरेलल और 1-1 डिग्री के गैप पर होती है क्या? अक्षांश रेखाएं। तो ऊपर चलेंगे तो 90 पहले 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते 90, और इधर भी आएंगे तो 90, और पूरा 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180, और बीच में एक रेखा मिला के कितनी हो जाएगी? 81। तो हम कहेंगे कि कुल जो है, कुल अक्षांश रेखाएं, टोटल लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181 हैं। ये एक फैक्ट है जिसको समझना जरूरी है। तो इस तरीके से एक बात तो ये जाने हैं
फिर आप जानिए कि जैसे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री के बाद जैसे 2 डिग्री पे चलेंगे तो इनके बीच में गैपिंग कितनी है। तो याद रखिए कि दो अक्षांशों के बीच, क्या, दो अक्षांशों के बीच जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, वो कितना होता है, 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा के उत्तरोत्तर चलने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्रमशः क्या होगा, घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होगा उत्तर। तो आप बताएंगे विषुवत रेखा के उत्तरोत्तर चाहे ऊपर की तरफ चलें या फिर हम लोग दक्षिण की तरफ चलें, देखेंगे कि जो अन्य जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सब इससे छोटी होती चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, विषुवत रेखा, इक्वेटर है। बाकी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे जैसे इधर ऊपर की तरफ चलेंगे और इधर नीचे की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती चली जाती है। तो सबसे बड़ी जो विषुवत रेखा है, सबसे बड़ी यही जो है अक्षांश रेखा होती है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कहानी समझना है, फैक्ट को समझते चलें। यहाँ पर एक फैक्ट ये बताया आपको, दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये बताए हैं। ठीक है, कभी कभी याद रखिएगा कुल अक्षांश रेखाओं में मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं दिया 181, वहाँ पर ऑप्शन एग्जाम में कई बार 179 ऑप्शन रखता है बस। तो दरअसल उसके पीछे की वजह यह है कि जब दो ये ध्रुवों को नहीं जोड़ता है तो 181 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 179 आएगा, जब ध्रुवों को नहीं जोड़ेंगे तब। ध्रुव के अतिरिक्त कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, ध्रुवों को, पोल्स को ऐड करने पर कुल जो है टोटल लैटिट्यूड्स कितना हो जाएगा, 181 हो जाता है। कारण ये है कि जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं और लाइन ड्रा करते चलते हैं तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री आते आते हमको सिर्फ एक पॉइंट मिलता है, ये कोई रेखा नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं है, तो इसको अगर रेखा नहीं मानते हैं आप, इसको आप अक्षांश नहीं मानते हैं तो कहेंगे कि 179। ठीक है, इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो अभी तो कुछ सामान्य तौर पर आपको फैक्ट सिर्फ बताए हैं, अब और कुछ कहानी को समझिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखते रहिएगा क्या समझाने चल रहे हैं आपको। देखिएगा एक बार फिर से हम चित्र को ड्रा करेंगे अक्षांश रेखाओं में, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपको चित्र बना करके समझाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझ जाएं। देखिएगा, आप थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये पृथ्वी है। ठीक है, क्या है ये, पृथ्वी आप मान लें। ज़्यादा सुंदर बन गया क्या पृथ्वी? हाँ, यही होता है, अभी बनाने पे आ जाओ तो नहीं बनेगा। देखिएगा, आप इसे पृथ्वी मान लें और यहाँ ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश आपको बताए थे जो पृथ्वी के मध्य से होकर जाएगी, या इसी को और क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, आपको बताए थे भी विषुवत यानी कि इक्वेटर, विषुवत रेखा। हमारे साथ आप लोग भी बोलते चलें और लिखते चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिएगा, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करते करते एक अक्षांश मिलेगा 23.5 डिग्री। इसी को याद रखना है। आपके एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो कहाँ से बनेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। ऐसे करते करते आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी, उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये रेखा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसके बारे में हम कह रहे हैं कि जरूरी है और एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को 2 ताप मंडलों में बांट देती है। एक उत्तरी भाग है जिसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय भारत,
और फिर दक्षिणी भाग है जिसे उष्ण कटिबंधीय भारत में बांट देता है। ये क्या है अभी थोड़ी देर में आपको चित्र बना करके समझाएंगे। तो ये है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पिछले लेक्चर में भी समझाए थे कि एक डेट है 21 जून, और 21 जून को सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, तो इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति कहा जाता है इसे। ठीक, एक डेट ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऐसे ही 23.5 के बाद 24 मिलेगा, 24, 25, 26, 27 करते करते आप पहुंच जाएंगे ध्रुवों के नज़दीक, लगभग 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश। और इसका भी अलग नाम है, ये भी एक विशिष्ट रेखा है, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक रेखा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक रेखा कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सबको याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसे उत्तर में हमने रेखाओं को ड्रा किया है, ऐसे ही दक्षिण में भी रेखाएं हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है, और इसको नाम दिया जाता है क्या? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसलिए इसको भी याद रखना है। यहाँ के मामले में एक डेट है जिसका नाम है 22 दिसंबर। क्या नाम है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। और तब यहाँ गर्मी पड़ती है इस रेखा पर, इस क्षेत्र पर देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में। और अपने यहाँ क्या पड़ती है? तब ठंडी पड़ती है। जनवरी का महीना आपको याद होगा, मकर संक्रांति 14 जनवरी मनाते हैं ना, तो वही स्थिति है यहाँ पर। ऐसे ही 14 जनवरी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या 22 दिसंबर रहता है? हाँ, वो स्थितियाँ बदली हुई रहती हैं। जब यहाँ अपने यहाँ ठंडी पड़ती, यहाँ पर जब अपने यहाँ ठंडी पड़ रही होती तो यहाँ क्या पड़ती है? यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही होती है। और भारत पर जो प्रकाश पड़ती है वो बहुत तिरछी पड़ती है, और प्रकाश जितना तिरछी पड़ेगी उतना कम तापमान रहेगा, और भारत का तापमान उस समय बहुत ही कम रहता है। समस्त उत्तरी गोलार्ध का तापमान बहुत कम रहता है। खैर, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पहुँचने पर आगे देखते हैं तो हमको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, और इसको नाम देंगे, जैसे ऊपर था आर्कटिक रेखा, यहाँ जो मिलेगा इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम है? अंटार्कटिक रेखा। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुछ रेखाओं के नाम देखे हैं। ठीक है, इनका नाम जरूरी है। जैसे यहाँ पर डेट देखें हम लोग, कहाँ? 23.5 डिग्री और उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। ऐसे ही विषुवत रेखा पर भी एक डेट है, एक को कहा जाता है 21 मार्च, और 21 मार्च के साथ साथ एक डेट और है 23 सितंबर। ये जो डेट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होती हैं? सामान्य तौर पर देखा जाए तो लंबवत चमकती हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर विषुव कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विषुव। हमने आपको पिछले लेक्चर में बात समझाई है ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फिलहाल कुछ समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। अब याद रखिए, सूर्य की किरणें अगर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेंगी तो इसका मतलब यहाँ पर सूर्यातप की कोई कमी नहीं होगी, यहाँ पर तापमान सदैव ज़्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? विषुवत रेखा पर तापमान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, यानी कि यहाँ पर उष्णता का प्रभाव रहेगा। ये हॉट रीजन में गिना जाएगा, है ना, ये उष्ण क्षेत्र में गिना जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र को 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र का जो बीच का एरिया है, बीच का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है क्या? उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या आप इसको कह सकते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक जोन कह सकते हैं। क्या? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ? तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 0 से
पूरा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है क्या? तो इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी बड़ी तेज़ी के साथ वाष्पित होगा, और पानी अगर वाष्पित होगा तो एक समय के बाद ठंडा भी होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी। याद रखिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे, और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का प्रभाव भी अत्यधिक देखने को मिलेगा। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये रीजन एकदम स्पेशल रीजन में गिना जाता है। याद रखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर तीव्र होंगी। तो जो भी जीव जंतु की मृत्यु होगी वो सब बड़ी तेज़ी से मिट्टी में मिलते जाएंगे, क्योंकि उनका अपघटन तेज़ी से होता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की कोई कमी नहीं होगी, जीवांश की कोई कमी नहीं होगी, और यहाँ की मिट्टी में उर्वरता बराबर बनी रहेगी, ठीक है। और उर्वरता ज़्यादा होगी, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो बहुत ही घने और सघन प्रकार के पाए जाएंगे। और जहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वहीं पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज के प्राणी पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का प्रभाव विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम होता जाता है। और याद रखिए अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब यह है कि बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो इसका मतलब यह है कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होगी तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वह सघन प्रकार के नहीं पाए जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में उतने घने वन नहीं पाए जाते हैं जितना कि इन क्षेत्रों में घने वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, यही कारण है कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन वगैरह बड़ी आसानी से होता है, और यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। भारत भी इसी रीजन में है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि लगभग 8 डिग्री 6 मिनट पर भारत की मुख्य भूमि मिलने लगती है, वो विषुवत रेखा के नज़दीक ही मानी जाएगी, उष्ण कटिबंधीय में ही माना जाएगा भारत को। आप पूरे भारत को नहीं तो आधे भारत को तो मानेंगे ही ना, तो मानना पड़ेगा आपको। खैर अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ जब देखेंगे इस क्षेत्र की बात जब करेंगे, कहाँ 23.5 से लगा करके 66.5 के बीच की अगर बात करेंगे इधर, तो ये जो रीजन होता है इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उष्णता होती है, ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है, तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं होता बहुत कम भी नहीं होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध या कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंध का मतलब जोन होता है, क्या होता है? जोन। इसी को कई बार जो है हिंदी में बेल्ट, अंग्रेजी में बेल्ट भी लिख देता है, हिंदी में पेटी लिख देता है। अरे एक अलग सा क्षेत्र कोई अगर है तापमान के मामले में तो आप उसे चाहे पेटी कहें, आप चाहे उसे कटिबंध कहें, आप चाहे उसे क्षेत्र कहें, अंग्रेजी में चाहे उसे बेल्ट कहें, या फिर उसी को चाहे जोन कहें या रीजन कहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नाम को लेकर के आप डरिएगा नहीं, ठीक है। तो 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद का जो क्षेत्र है आप देखेंगे ये सब रीजन की अगर बात किया जाए तो ये सब ध्रुवों के नज़दीक हैं। तो ये कैसे क्षेत्र हैं? तो आप बताएंगे ये सब ध्रुवीय क्षेत्रों में गिने जाएंगे, ये पोलर रीजन में गिने जाते हैं। इधर से अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र हैं। इधर 90 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र और ये 90 डिग्री उत्तरी क्षेत्र, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों के नज़दीक का जो क्षेत्र होगा क्या होगा? वो उसे ध्रुवीय क्षेत्र में गिना जाता है। ये पोलर रीजन है दो के दोनों, 66.5 के बाद के क्षेत्र। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अक्षांशों के आधार पर जो बांटा गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश। आपसे कोई मान लीजिए पूछ बैठे कि अक्षांशों का हम अध्ययन क्यों करते हैं,
भाई परिभाषा तो आपने रख लिया कि भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है ध्रुवों तक, उन्हीं को कहा जाता है क्या, अक्षांश रेखा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और दो अक्षांशों के बीच का जो गैप है वो 111 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया कि अक्षांश का अध्ययन क्यों करते हैं, तो आप बताइएगा तापमंडल का निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्षांशों का अध्ययन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द थर्मोस्फेयर, हम लोग तापमंडल को पढ़ते हैं अक्षांश में। किसके बारे में, तापमंडल। ठीक है, अगर आप अक्षांश कायदे से पढ़े हैं, आपने कायदे से अक्षांशों को देखा है, और कोई आदमी इधर उत्तरी क्षेत्र में है और कह रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ तापमान की बहुत ही कमी होगी, तो गर्मी लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बात समझ आई। तो इस तरीके से ये अलग अलग आपको नाम बताए हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप सीख गए होंगे। अब इसी भूमध्य रेखा की जैसे बात करें, यहाँ पर भूमध्य रेखा और इसके बारे में बात करना हमें कर्क रेखा, इन दोनों रेखाओं के बारे में थोड़ा सा कायदे से बात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और आपको बताते हैं इसके बारे में। समय बड़ी तेजी से जा रहा है ना। जाए समझाना तो पड़ेगा। इधर देखिए भूमध्य रेखा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी अक्षांश होती है। पहले तो ये याद रखना है, भूमध्य रेखा की अगर जैसे टोटल लेंथ की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, तो आप याद रखिएगा कुल लंबाई है 40,090 किलोमीटर, ये याद रखना है। ऑप्शन में इसके नज़दीक आसपास का उत्तर है 40,080 दे सकता है, तो आप उसको मान लीजिएगा सही उत्तर। लगभग में जो उत्तर होगा वही मानेंगे। और याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर कुल जो है स्थलीय भाग आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मात्र 21% जो है स्थलीय भाग आपको देखने को मिलता है। और जबकि यहीं पर अगर एक्वेटिक रीजन यानी कि जलीय भाग अगर देखने की बात करें, तो आपको लगभग 78.7% रीजन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा पर जलीय भाग ज़्यादा है, समुद्र का प्रभाव, महासागरों का प्रभाव ज़्यादा है, और स्थलीय भाग बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक, ये है किसके बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में। और आपको क्या बताएं भूमध्य रेखा पर, हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर कैसे, ध्यान से समझिएगा, वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। क्या होता है, वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। और याद रखिएगा जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी, तो क्या वहाँ पर कोई शीत ऋतु होगा, नहीं होगा। शीत ऋतु क्यों नहीं होगा, कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ सूर्य तप की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर कोई ठंडी नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जब साल भर एक ही जैसा टेम्परेचर है तो एक ही जैसा मौसम भी रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस न्यूनतम देखने को मिलेगा। सबसे कम तापांतर अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा पूरी धरती पर, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको विषुवत रेखा पर। न्यूनतम तापांतर, क्या, न्यूनतम तापांतर, मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस विषुवत रेखा पर आपको देखने को मिलता है। तो ये विषुवत रेखा की विशेषता थी। इसी में थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम लोगों से संबंधित है, अपने देश से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में भी जानना है। आपको बहुत ही खास खास बातें बताएंगे ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए और कोई आपको बेवकूफ़ न बना पाए। और चार लोगों के बीच में आप खड़े हों तो वहाँ कम से कम हवाबाजी आराम से कर सकें कि आपको भी आता है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिएगा, अगर बात करें जैसे कर्क रेखा के बारे में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, अगर सामान्य तौर पर जैसे हम एक इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए, मात्र इसके आधार पर अब जज मत करने बैठ जाइएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये भारत है, क्या है, ये इंडिया है।
तो इंडिया से होकर के कुछ ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इधर का जो भाग है इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय भारत है। और इधर का जो भारत है इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक जोन। तो यही आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 तापमंडलों में बांट देती है। जो भूमध्य, जो कर्क रेखा के उत्तर का भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, उसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय भारत, और जो नीचे का भाग है उसे कहा जाता है क्या? उष्ण कटिबंधीय भारत। तो इस तरीके से एक पॉइंट तो ये याद रखना है। और ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो 8 राज्य कौन से हैं। जब आपको इंडिया पढ़ाएंगे यानी भारतीय भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। कर्क रेखा अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कि यह भारत के 8 राज्यों से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में जैसे अगर बात किया जाए तो काफ़ी आसान है उनको याद भी करना। सबसे पहले जैसे राजस्थान, आप पहले नाम सुन लें और उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रिक क्या है इनको याद करने की। राजस्थान के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? गुजरात। क्या मिलेगा? गुजरात। गुजरात के आगे जब बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदे यानी कि नर्मदा नदी को कहा जाता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, इन पर भी हम बात करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और उसके बाद कहाँ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे तो यह झारखंड से होकर गुजरती है। अभी प्रमुख शहरों के बारे में बात करेंगे कि और कहाँ से गुजरती है। जैसे पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल, ठीक है, ममता दीदी, पश्चिम बंगाल। फिर मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ठीक, ये वो राज्य हैं जहाँ से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, यानी भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो एकदम सामान्य सी ट्रिक है। क्या? मित्र पर गमछा झार। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है वनडे में हमेशा पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश पीसीएस वगैरह में, यूपी पीसीएस में भी खूब पूछे गए हैं। यहाँ पर मी का मतलब क्या है? तो आप जानते हैं मी का मतलब मिजोरम, और यहाँ त्रा का मतलब क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है, ठीक है। और साथ ही देखा जाए तो यहाँ पा का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। और रा का मतलब क्या है? राजस्थान है, महारू राजस्थान। और यहाँ पर गा का मतलब क्या है? गुजरात है। गुजरात मॉडल सुने होंगे मोदी जी। और मा का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश है। और छा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आपको याद करने का सिर्फ तरीका बता रहे हैं। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6, और कुछ छूट रहा है? कोई ना कोई तो छूट ही रहा है। झारखंड हो गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहले झारखंड फिर गिनते हैं। झारखंड, ठीक। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये MP 8 हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगा कौन खो गया इसमें। 8 राज्य हो गए ना? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ? हो गया। देखिए अब राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, और इन सब जगहों में किस किस शहर से होकर गुजरती है उनको भी तो याद रखना। जैसे राजस्थान में जो है, राजस्थान का शहर है जयपुर, ठीक है, जयपुर। यहाँ से। और गुजरात की बात किया जाए तो गांधीनगर से
इसकी राजधानी है। ज़्यादातर राजधानियों से गुजरती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल से, राजा भोज। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो रायपुर से। राजधानी तो सब राजधानी है लगभग। रांची से। और पश्चिम बंगाल कोलकाता। कोलकाता, हाँ, कोलकाता की स्थापना जेप चारनाक ने किया था। और इधर अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम यानी आइजोल, क्या हो जाएगा? आइजोल। और एक और बचता है क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करेंगे तो अगरतला। राजधानी। हाँ, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है क्या? ये कर्क रेखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया किस पर? अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे। जब हम लोग भारत पर आएंगे तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और एकदम रट जाएगा आपको। वैसे अभी भी हमने प्रयास किया कि पूरा अपना 100% दिया जाए ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब आप अपने से विचार करिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए आयोग में प्रश्न पूछा कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जब चलेंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा, और तापमान जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको पता है कि बारिश की मात्रा, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। जब इन सब चीज़ों में जब वृद्धि होती चली जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जीवों में विविधता भी देखने को मिलेगी। कहाँ? विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग देशांतर रेखा के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। थोड़ा सा जटिल टॉपिक है ये, क्या? देशांतर रेखा। लेकिन आप धैर्य रखिएगा, आपके लिए एकदम आसान टॉपिक हो जाएगी। क्या? देशांतर रेखा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किया क्या है, ये धरती है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर यहाँ क्या है? आप मानेंगे तो उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर मानेंगे कहीं क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। ये पूरा पृथ्वी हमने बना दिया। ठीक, अब समझने वाली बात क्या है, आप ये जानते रहिए, जब आपसे कोई देशांतर पूछे तो आप बताइएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को देशांतर बोलते हैं। ठीक, और इस तरीके से फिर हम देशांतर को ड्रा करते चले जाते हैं। आप जैसे देखते हैं ना खरबूज होता है, कुछ वैसी ही स्थितियां दिखाई देंगी आपके समक्ष। देख रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ड्रा करते हैं किसको? तो इसको बोला जाता है क्या? देशांतर रेखा। ठीक है, और ये सारी देशांतर रेखाएं कहाँ से होके जा रही हैं? तो यहाँ पर हम ड्रा करेंगे क्या? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, इन्हीं 0 डिग्री अक्षांश से होके सभी देशांतर रेखाएं पास होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ड्रा किए हैं 90 डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, या इन्हीं को बोलते हैं याम्योत्तर रेखा, या इन्हीं को और क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। तो जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए, आपको टफ नहीं लगना चाहिए बस कुछ भी। अब देखिए यहाँ, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये देशांतर रेखाएं किस अक्षांश को काटते हुए चलती हैं, तो आप बताएंगे काटती तो सभी अक्षांशों को है, लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके बारे में विशेषता ये है कि सारी की सारी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समकोण पर काटते हुए चलती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, समकोण बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, राइट एंगल बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो देशांतर रेखाएं बढ़ रही हैं आगे, देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा जो दूरी देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है? विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गैपिंग। उसके बाद चाहे आप ऊपर की तरफ चलें या फिर नीचे की तरफ चलें, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि देशांतर रेखाओं की लंबाई में निरंतर कमी होती चली जाती है, और एक समय के बाद हम देखते हैं कि इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि वो आकर के ध्रुवों पर एक पॉइंट पर मिल जाती है, एक बिंदु के रूप में बदल जाती है। ठीक, इस तरीके से ये देशांतर रेखा है। ठीक,
और भी बातें जानना है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लें, जब हम लोग अक्षांश पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या किए थे, 0 डिग्री अक्षांश को मुख्य रेखा माने थे और उसके बाद उसी के साथ कंपेयर कराना शुरू किए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऐसे ही सभी देशों की सहमति से क्या किया गया, इंग्लैंड के लंदन में मान लिया गया कि एक ये रेखा है और इसको क्या कह दिया गया था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोला गया इसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसी को मान लिया गया था क्या, जो है प्रमुख रेखा। ठीक, यही समझना है इसमें, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दरअसल बैठक हुई थी 22 दिसंबर 1884 को समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। और बैठक कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। लंदन में कहाँ हुई थी, ग्रीनविच शहर में हुई थी। ग्रीनविच शहर में कहाँ हुई थी, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, रॉयल वेधशाला था, वहाँ पर बैठक हुई थी। ठीक है, वहीं से इस रेखा को मान लिया गया कि मुख्य रेखा है, बाकी अन्य देशांतरों की तुलना इसी के साथ किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री के इधर जितने देशांतर हैं उनको कहा जाएगा पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के इधर जो पश्चिम में है इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत खास बातें बताएंगे। तो 0 डिग्री के पूरब में क्या है, पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी देशांतर। और अगर अक्षांश के हिसाब से देखेंगे, 0 डिग्री के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। और भारत यहाँ कहीं पर है, इधर कहीं। तो भारत को अगर देखेंगे ना, तो गोलार्ध के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, अगर अक्षांश के हिसाब से समझेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर अक्षांश के लहजे से बात किया जाए तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर आप जो है देशांतर के लहजे से बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। नॉर्दर्न, यहाँ देखिएगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से जब आप किताबों में देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसका कारण यही है क्योंकि भारत की स्थिति को वो अक्षांश और देशांतर दोनों के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है कौन, भारत। क्या ये स्थिति समझ में आई? मेरे हिसाब से मैं इसे समझाने में सफल रहा हूँ और आप समझ भी गए होंगे। अब इसमें कुछ और बातें भी करना है, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अगर वो भारत से संबंधित है तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अपने भारत की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। भारत सबसे विशिष्ट है, भारत सबसे विविध है। तो भारत के बारे में पढ़ते समय हम लोग टॉपिक को एकदम रोक लेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे भारत को, ठीक है। फिलहाल आइए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट क्या है। एक तो हमने जाना कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक। एक फैक्ट तो ये हुआ। और देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी अगर देखा जाए, देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक अंतराल कहाँ, इक्वेटर पर, यानी कि विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। और क्या समझना है, 2 फैक्ट हुआ। तीसरा एक और जान लीजिए, आपको बता दें कि देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा पर समकोण बनाते हुए, राइट एंगल
आगे बढ़ती हैं। ठीक, ये एक फैक्ट है जो हमको समझना था। अब इसी में दो लाइन की बात करेंगे, एक 0 डिग्री देशांतर और एक है 180 डिग्री देशांतर। सबसे ज़्यादा देशांतरों में आज तक जो सबसे ज़्यादा सवाल बना है वो यहीं से बना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, इन्हीं के बारे में कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा हमको बात करना रहेगा। ठीक है, देखते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यही है जीएमटी। क्या है ये? ग्रीनविच मीन टाइम आप कह सकते हैं। यहीं से समय की तुलना की जाती है। पूरे विश्व का जो समय है वो यहीं 0 डिग्री देशांतर से ही तय किया जाता है और पूरे विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है और भारत कैसे 5.5 घंटे जो है आगे चलता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, हमें पता है इस लेक्चर में सब कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाएगा। जितना हो पा रहा है उतना कवर कराएंगे और बाकी की बातें अगले लेक्चर में। देखिएगा, तो एक देशांतर याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं क्या? IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा इसको कहा जाता है। या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है इसी को। बात समझ आई? ये जीएमटी की जो बात कर रहा हूँ, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी में है एक और क्या, और ये याद रखिएगा, पेट परीक्षा में जीएमटी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ग्रीनविच मीन टाइम मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ग्रीनविच के, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है क्या कि इसका फुल फॉर्म क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री के ठीक पीछे जो लाइन मिलेगी आपको, अगर आप 3D में देखें तो 0 डिग्री के जो पीछे जो लाइन मिलेगी, जैसे हम लोग जब इधर चलेंगे तो 180 इधर चलेंगे और 180 इधर चलेंगे। एक गोले पर अगर आप देखेंगे तो कुल 360 जो है, 360 डिग्री तक आप घूम सकते हैं, है ना। तो इस पर एक, यहाँ पर पूरे गोले पर देखेंगे तो 360 देशांतर होते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है आपसे अगर पूछा गया तो आप बताइएगा, टोटल जो देशांतर होते हैं वो कितने हैं? 360 हैं। और हर एक डिग्री के अंतराल पर ये देशांतर खींचे गए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, और हम लोग किधर है? पूरब में 82.5 डिग्री से होके जाती है ना भारत की मानक समय रेखा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सुनिए, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। हम आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में? 82.5 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये भारत से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको कहा जाता है भारत का मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? भारत का मानक समय रेखा, यानी कि आप कह सकते हैं इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये है कौन? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय है वह जीएमटी से कितना?
5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है क्या? भारत का समय। क्यों आगे है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर इसकी कुछ थियरी समझाएंगे। 24 घंटे बराबर 360 डिग्री करके ये सब चीज़ें रहेंगी। वहाँ पर इसी केमिस्ट्री में चला जाएगा, एकदम इतना तक चलेंगे। वहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को भी समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 3D में चित्र बनाऊंगा, वो भी आपको समझाऊंगा सब कुछ। यहाँ देखिएगा तो 100 यहाँ पर जो बता रहे हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जानते रहिए। ये जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? एग्जाम में खूब पूछा गया है कि भारत के वो कौन से 5 राज्य हैं जहाँ से हो करके गुजरती है क्या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, या भारत का मानक समय रेखा, या भारत का याम्योत्तर रेखा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 5 रेखा के रूप में जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यूपी, एमपी, और क्या है उड़ीसा, और क्या आंध्र प्रदेश, और क्या छत्तीसगढ़। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के गुजरती है क्या भारत की मानक समय रेखा। इसको भी याद करने की अपनी एक ट्रिक है, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ट्रिक अगर ना भी अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक है कि उमा एसी लेकर उड़ गई। देखिए कितना आसान सी ट्रिक हो जाएगी। ऊ का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, और माँ का मतलब क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ए का मतलब क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर सी का मतलब क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ का मतलब क्या हो जाएगा उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से प्रधान मध्याह्न रेखा से 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे चलती है। फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, बाकी की बातों को हम लोग अगले लेक्चर में और विधिवत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है आप इसके बारे में ज़रूर बताया करें। कोशिश करें कि लोगों तक लेक्चर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, करवाते रहें लोगों से, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।